हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के एपिसोड 11 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स बिगिन। तो 10वें एपिसोड के एंड में जिनवू को एक जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट आई थी। अगर 10वें एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो जिनवू सोचता है जो ये जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट है उसमें जो जॉब मिलने वाली है वो बहुत कठिन भी हो सकती है, और उससे मेरी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्ट करते ही जिनवू के सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है और वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहाँ के हॉलवे में चलते चलते जिनवू को एक नोटिफिकेशन आता है कि वो यहाँ पर अपना फुल पोशन यानी कि फुल रिकवरी यूज़ नहीं कर पाएगा। इतने में वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है और जिनवू अपनी तलवार निकाल लेता है और सामने से एक लोहे के कवच पहना हुआ एक नाइट आ रहा होता है। अब वो दोनों ही एक फाइटिंग पोजीशन लेते हैं और एक दूसरे को स्ट्राइक करने ही वाले होते हैं। जैसे जिनवू उसको स्ट्राइक करता है तो उसे पता लगता है कि जो उसकी तलवार थी उसने तो आर्मर नाइट के कवच में एक भी स्क्रैच तक नहीं डाला। जो वो आर्मर नाइट होता है वो तलवार चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर लग रहा होता है। तो जिनवू उस पर फेटल स्ट्राइक यूज़ कर लेता है और उससे उसका कवच ही फाड़ डालता है। अब आर्मर नाइट तो मर गया होता है, पर जिनवू सोचता है कि मैंने इस पर अपनी एक फेटल स्ट्राइक वेस्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं अपना माना भी रिकवर नहीं कर सकता और अपने आप को डैमेज से हील भी नहीं कर सकता। अब आगे पता नहीं वो कैसे ही हैंडल करेगा। इतना ही कहकर देखता है कि आगे बहुत सारे आर्मर नाइट आ चुके हैं। तो भाई वहाँ एक दूसरा सीन दिखाते हैं कि जो जिनहू है वो अपने भाई और अपने पापा के संग डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और लंच कर रहा होता है। तो उसका पापा उसके बड़े भाई जिनसंग से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने जो नया हंटर गिल्ड इस्टेब्लिश करने वाले हो उसके लिए जितने भी एस रैंक हंटर्स थे उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो जिनसंग बोलता है कि मैं अब यूरोप और मिडल ईस्ट के हंटरों से बातचीत कर रहा हूँ और वो शायद हमारे एग्रीमेंट पे साइन भी कर दें। और इतना कहकर वो अपने छोटे भाई जिनू से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सी रैंक डंजन्स के सारे राइट्स खरीद रहे हो और अपने ही कुछ सीक्रेटली कोई काम कर रहे हो। ये तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो वो अच्छा नहीं होगा। और जिनू सोचता है इसे ये नहीं पता कि मेरे साइड कौन सी बड़ी पावर है। वो ऑफकोर्स जिनवू के बारे में कह रहा होता है। बस इतना ही देखकर हम अपने दोबारा एक्शन पैक्ड सीन में आते हैं जहाँ पर जिनवू आर्मर नाइट्स की चटनी बना रहा होता है और वहाँ पर उसे कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले जो कि स्टेल्थ स्किल है जो कि हमारी जिनवू के पास भी होती है वो मिलते हैं, पर जिनवू उन्हें सेंस कर सकता है और उन्हें भी मार देता है। और इतना ही नहीं, उसको और भी एबिलिटी वाले नाइट्स मिलते हैं जैसे कि लाइट मैजिक और बहुत सारे। पर जिनवू सबसे फाइट करता है और सबको हरा रहा होता है धीरे धीरे। पर इतने में जिनवू को पता लगता है कि जो उसकी फटीग है वो 66 पहुंच चुकी है। एनीमे में हमें दूसरी ओर एक और झलक दिखाते हैं कि बहुत सारे एस रैंक हंटर्स इकट्ठा हुए हैं और वो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे जिनवू है वो बहुत लड़ रहा होता है और उनने सब आर्मर नाइट्स को हरा देता है और सबकी चटनी बना देता है। और उसके बाद उसे एक इनविजिबल शील्ड मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और उससे कुछ मूवमेंट में भी असर नहीं पड़ता है। अब जिनवू अपने डंजन में आगे की ओर बढ़ता है और उसे एक बहुत ही जाइंट दरवाज़ा दिखता है जो कि बहुत एस्टॉनिशिंग होता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है बहुत तेज़ी से हवाएं उसकी ओर आती हैं और जब वो अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इन दिस केस वो मशाले होती हैं। तभी जिनवू को एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है। अब वो वाला प्रेशर नहीं जो हम सबको फील होता है, यानी कि उसको दिखता है, उसको महसूस होता है कि यहाँ कोई और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना प्रेशर उसे जब वो डबल डंजन में था तभी महसूस हुआ था। इतने में एक शख्स बाहर आता है जो कि होता है नाइट कमांडर, जो अभी तक जिनवू नाइट से लड़ रहा होता है वो उसका कमांडर होता है और उसका नाम होता है इग्रिस द ब्लड रेड। अब जिस हॉल में जिनवू आया होता है वहाँ पे एक राजगद्दी होती है, तो शायद वो उसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब बिना टाइम गवाए वो इग्री तेजी से जिनवू की तरफ बढ़ता है और स्ट्राइक करता है, जिसमें जिनवू तो बच जाता है पर उसके पीछे का जो पिलर होता है वो सूखी लकड़ियों की तरह कट जाता है। यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। और जिनवू बोलता है कि मैंने आज तक इतने ज़्यादा ताकतवर इंसान से तो, ताकि ये इंसान तो नहीं है पर इतने ज़्यादा ताकतवर प्राणी से मैं आज तक नहीं लड़ा। अब जो वो कमांडर होता है वो इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स करता है और उसकी जो स्ट्राइक्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वहाँ का जो कंक्रीट होता है वो भी चकनाचूर होते रहता है। जिनवू अभी अपनी मैक्स स्पीड में उससे लड़ाई करता है और क्या शानदार लड़ाई होती है। इसके बाद जिनवू अपनी मैक्स स्पीड में उस पर एक स्ट्राइक मारता है पर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तब जिनवू बोलता है कि हम दोनों की स्पीड तो लगभग बराबर ही है पर वो मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब चूंकि जिनवू की तलवार से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो जिनवू सोचता है कि शायद मुझे अपने हाथों से ही लड़ना चाहिए तभी मैं कुछ डैमेज दे पाऊंगा इसे। इतने में जो कमांडर रिविस होता है वो भी अपनी तलवार फेंक देता है, ऐसे यानी कि जिनवू का मजाक उड़ाते हुए कि मेरे को तलवार की भी जरूरत नहीं। इतने में हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं कि
जहाँ पे कंपनी का चेयरमैन उस एस रैंक हंटर से बात करता है, जो कि पहले अभी मैंने बताया था कि गैदर हुए हैं। एस रैंक हंटर बोल रहा होता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि जो मैं ऑपरेशन अभी करने वाला हूँ को आपने अप्रूव किया। तो चेयरमैन बोलता है कि ये इस सब में तुम्हारा भी हाथ है, क्योंकि जो जेजू आइलैंड है, लोगों की बातों के कारण ही वो न्यूज़ पे फैली है और लोगों पे उनका माइंड चेंज हुआ है इसके प्रति। एस रैंक हंटर उनसे बोल रहा होता है कि जो बर्र के चलते में आपने पैर मारा है उससे क्रिटिसिज्म जो होगा वो एक्सपेक्ट करके चलिए, ताकि ये तीसरी बार हम वहाँ पे वॉर करने जा रहे हैं। पर मेरे लिए तो कभी वॉर एंड ही नहीं हुई थी और इस बार मैं दुश्मन को तबाह करने के इरादे से जा रहा हूँ। अब जो जेजू आइलैंड की जो कहानी है वो अभी हमें आगे स्टोरी में बताएंगे, फिलहाल तक हमें बताया नहीं है, पर स्टोरी अमेजिंग होने वाली है। हम जिन्वू के सीन पे आते हैं तो हमें पता लगता है जो नाइट कमांडर था वो जिन्वू को इतना मार रहा होता है कि क्या ही बोले। इमेजिन कीजिए कि एक वॉलीबॉल है और उसको कोई पेल रहा है, इतने घूंसे मार रहा है, इतने पंचेज मार रहा है कि उसके पीछे की दीवार तक टूट जा रही है। अब जिन्वू की हालत तो इतनी बेकार हो जाती है कि पूछो ही मत। इतना पिटने के बाद जिन्वू बोलता है कि इवन दो मैंने सारे के सारे अटैक ब्लॉक किए हैं, फिर भी मेरी 500 HP चले गई है। HP यानी कि हेल्थ पावर। जो गेम खेल रहे होंगे आप में से उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जिन्वू के पास एक इनविजिबल कवच होता है, उसकी वजह से ही अभी तक जिन्वू जिंदा है, वरना तो अभी तक मर चुका होता। अब जिन्वू बोलता है इन टर्म्स ऑफ पावर मैं उसे जीत नहीं सकता, बट अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, तो क्या पता मैं उसे मैचअप कर पाऊँ। उसके बाद जिन्वू फुल स्पीड में फिर से स्ट्राइक करता है, पर सारे के सारे स्ट्राइक जो हैं वो नाइट कमांडर डॉज कर लेता है बहुत आसानी से। फिर जो जिन्वू को बंगू बना के मारता है ना, वो सीन तो देखने लायक है यार। इसका आप ऐसे अंदाज़ा ला सकते हैं जैसे कि साउथ की मूवी में आपने देखा ही होगा कि अब हीरो विलन को मार रहा होता है, तो जब वो उसको एक पंच मारता है तो विलन उड़ते हुए कहीं और जाता है, पर हमारा हीरो उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और फिर उसके गिरने से पहले उसे उसी डायरेक्शन से एक और पंच मारता है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में उड़ जाता है। तुम समझ रहे हो। इतने में ही बहुत ट्राई करके जिन्वू का एक किक पड़ता है सिर्फ उस नाइट कमांडर को, और फिर जो नाइट कमांडर तक गुस्सा हो जाता है और फिर वो जिन्वू को ऐसा पेलता है ना भाई, इतना तो बचपन में कभी गणित के टीचर ने भी अपने स्टूडेंट को होमवर्क ना करने लाने में नहीं पीटा होगा। और इसी धड़ाक धुड़ुम दिशुम दिशुम और थोड़ा दीवार से रगड़ा होने के बाद हमारा जिन्वू उड़ते हुए वही सिंहासन पे चले जाता है। जिन्वू के घर का सीन दिखाते हैं कि उसकी जो बहन होती है वो उसके लिए जो डिनर को फ्रिज में रखती है, फिर उसकी माँ को दिखाते हैं, मतलब ऐसा शो करते हैं कि जिन्वू इसमें मरने ही वाला है। फिर नाइट कमांडर जिन्वू के पास आता है और जैसे थॉर अपना हथौड़ा अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाता है, वैसे ही नाइट कमांडर अपनी तलवार को बुलाता है और जिन्वू को दो भागों में अलग करने के लिए जैसे वो स्ट्राइक करता है तो जिन्वू उसे रोक लेता है और इतना गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, और अपना डैगर उसकी गर्दन में डाल देता है। फिर उसे धकेलते हुए बहुत दूर तक ले जाता है, दीवार में पटक देता है, फिर से अपना डैगर उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है। पर वो जो डैगर होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, तो अपनी पूरी ताकत से वो डैगर पे प्रेशर लगाता है, उसका काम ख़त्म कर देता है। पर इस लड़ाई में जिन्वू बाल बाल ही जीता होता है, या फिर हम कह सकते हैं बाल बाल ही बचा होता है। एनीवे, नाइट कमांडर को हराने के बाद उसे 1.5 मिलियन गोल्ड मिलते हैं, साथ ही उसे क्रिम्सन नाइट हेलमेट मिलता है जो कि डैमेज को 15% तक कम कर देता है, और उसे एक और रून स्टोन मिलता है जिसको क्रश करने से उसे दूसरी एबिलिटी मिलेगी, पर उसे वो यूज़ नहीं करता और बोलता है ये बाद में देखूंगा। उसको एक और स्टोन मिलता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है। तो देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ और होने वाला है, अभी इसके लिए ही मेरे को टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, सर्वाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जिसके उसको पॉइंट भी मिलेंगे अब फिलहाल के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स जब ओपन होते हैं तो वो उसके अंदर से बहुत सारे नाइट्स निकलते हैं। जिन्वू बोलता है इन्हें मैं हरा तो दूंगा, पर ये बहुत सारे हैं। फिर हमें एक झलक वो दिखाते हैं जहाँ एस रैंक हंटर सब गैदर्ड होते हैं और वो हेलीकॉप्टर में उड़ के कहीं जा रहे होते हैं। अब उन लोगों की लड़ाई भी बहुत तगड़ी होने वाली है, जो कि फिलहाल इस एपिसोड पे तो नहीं दिखाएंगे। जिन्वू के पास नाइट्स इतने सारे होते हैं कि वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करने ही वाला होता है कि इतने में कोई नाइट आता है और उसके हाथ में लात मार देता है, स्टोन नीचे गिर जाता है और बहुत सारे नाइट उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब जिन्वू के पास इतनी पावर भी नहीं बची है और वो बहुत थक चुका है, तो अब आगे जिन्वू क्या करेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल के लिए टाटा।